मायोसिन थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट, ठीक है। ये आपके पास इन्वॉल्व होता है कॉन्ट्रैक्शन में, लेकिन आपके पास अगर हम मायोसिन को बनाएं तो हम थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना लेते हैं। ये अगर आपके पास मायोसिन है तो मायोसिन के आगे आपके पास ये क्या थे, मायोसिन के हेड्स थे। आपके पास ये जो मायोसिन थिक फिलामेंट है, ये प्रॉपर थिक फिलामेंट है, ये उसके हेड है। इसके साथ एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं लाइट चेन, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगा जिसको कहा जाएगा लाइट चेन, मायोसिन लाइट चेन, ठीक है। किसका पार्ट है, थिक फिलामेंट का। मायोसिन हमेशा कौन सा फिलामेंट होगा, थिक होगा, थिक होगा। थिक में हमारे पास यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन में स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है वो आपके पास लाइट चेन ऑफ मायोसिन, लाइट चेन। वहां स्मूथ मसल की बात हो रही है, ये स्मूथ मसल्स की बात हो रही है। और स्केलेटल में क्या था, हेड्स आपके पास इन्वॉल्व हो रहे थे, ठीक हो गया। ये बात होगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट काम पे। होता क्या है कि आपके पास कैल्शियम के लीकी चैनल्स होते हैं, ठीक है। दो चीजें आपके पास रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि कैल्शियम का इन्फ्लक्स करवाएंगी, कि जिसकी वजह से कैल्शियम आएगा। तो आपके पास ये कैल्शियम के लीकी चैनल्स हैं, तो यहां से कैल्शियम इनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। और आपके पास जब कैल्शियम इनवर्ड यहां से मूव करता है, और इसके अलावा आपके पास ये जो कैगुलाई ये स्ट्रक्चर हैं, ये भी आपके पास कैल्शियम के इन्फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, आपके पास ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये आपके पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं सार्कोप्लाज्मिक। एंडोप्लाज्मिक होगा नॉर्मल सेल में, अगर मसल के सेल में होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें क्या पड़ा होता है, कैल्शियम पड़ा होता है, ठीक हो गया। नहीं अब आपके पास जब कैल्शियम की एंट्री होती है, ठीक है, तो कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास कैल्शियम आया, इस कैल्शियम ने, और ये कैल्शियम आपके पास, इसने क्या किया कि यहां से कैल्शियम को रिलीज करवा दिया, ठीक हो गया जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो फिनोमिना होता है यहाँ पे, इंट्रा सेलुलर स्मूथ मसल्स के अंदर एक प्रोटीन पड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं कालमोडोलिन, ठीक है। कालमोडोलिन प्रोटीन। अब ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम क्या करता है कि कैल्शियम इसके साथ बाइंड हो जाता है, तो ये हम क्या कर देते हैं, ये ठीक हो गया। पहले आपके पास ये क्या होती है कि विदाउट कैल्शियम होती है, ठीक हो गया। लेकिन आपके पास जब कैल्शियम आता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, कैल्शियम को रिलीज करवाता है, तो उस दौरान आपके पास कैलमोडोलिन के साथ कैल्शियम जो होता है वो अटैच कर जाता है। फिर आपके पास ये जो कैल्शियम कालमोडोलिन एक पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया, कैल्शियम और कालमोडोलिन, ये कालमोडोलिन है, कालमोडोलिन, और साथ इसके कैल्शियम अटैच है, ओके हो गया। अब थोड़ा सा इसको, इसकी बात करते हैं, मैं जल्दी से बनाता हूँ, ठीक है, जितनी जल्दी हो सकता है। कि आपके पास ये क्या है, ये मायोसिन है नजीर भाई, और नीचे भी ये भी मायोसिन बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने मायोसिन बनाई, और इसके ऊपर हम बना लेते हैं थिन फिलामेंट, क्या होते हैं, एक्टिन, ठीक है। नीचे मायोसिन थिक है ना, और वो थिन है, तो यहाँ भी हमने मायोसिन बना ली, ठीक हो गया। अब मायोसिन ने अटैच होना है एक्टिन के साथ, ठीक हो गया। तो आपके पास ये जो मायोसिन है, ये वाली मायोसिन, मायोसिन का जो हेड होगा वहां पे आपके पास ये एक्टिन के साथ अटैच होता है, ठीक हो गया। लेकिन जब ये एक्टिन के साथ अटैच होता है ना, तो यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है जो अटैच करवाता है। यहाँ पे हेड अटैच नहीं होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हेड की बजाय आपके पास ये जो लाइट चेन है, लाइट चेन है वो अटैच होती है। तो ये हमारे पास हेड नहीं है, बल्कि मायोसिन की क्या है, लाइट चेन है। स्मूथ मसल्स की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब इसके पास ये कब अटैच होगी, जब इसकी फास्फोराइलेशन होगी, जब इसकी फास्फोराइलेशन होगी। फास्फोराइलेशन का क्या मतलब होता है कि फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवा दिए, ठीक हो गया। यहाँ पे एक और बात करते हैं कि ये लाइट चेन है, जब इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया जाएगा तो आपके पास इसकी क्या हो जाएगी, फास्फोराइलेशन।
और इस कंडीशन में वो एक्टिन के साथ अटैच होगी। ठीक हो गया, एक बात यहां तक देख लें, ये डायग्राम पे देखें फिर उसकी समझ आ जाएगी। ये अटैच आपके पास अटैच हुई है, तो फॉस्फेट जब जुड़ा है तो वो उसके साथ अटैच हो चुकी है। यहाँ पे आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मायोसिन जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो पड़ा हुआ है, लेकिन उसके साथ फॉस्फेट नहीं है, इसी वजह से वो बिल्कुल साथ अटैच नहीं है बल्कि डीअटैच है। ठीक है, फॉस्फेट जब नहीं है तो तब वो अटैच नहीं होता। ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी? ऊपर वाले पे कॉन्ट्रैक्शन होगी, बस यही बात है। अब आपके पास यहाँ पे होगी कॉन्ट्रैक्शन और यहाँ पे आपके पास कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो आपके पास यहाँ पे एक इंजाइम होता है जो कि इसकी कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसको बोलते हैं मायोसिन लाइट चेन काइनेज। ठीक है, ओके है जी। MLC के मायोसिन लाइट चेन काइनेज ने क्या किया कि आपके पास ये जो मायोसिन का लाइट स्ट्रक्चर था, लाइट चेन थी, उसके साथ आपके पास फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करवा दिया। और बायोकेम का कंसेप्ट है कि जब भी हमारे पास फॉस्फेट को अटैच किया जाता है तो जो इंजाइम हमारे पास यूटिलाइज होता है उसका नाम होता है काइनेज। काइनेज हमेशा फॉस्फेट को अटैच करता है। तो क्या थी? मायोसिन लाइट चेन थी, उसके साथ फॉस्फेट अटैच करवाया, तो इस वजह से इसका नाम है काइनेज। ठीक है, दूसरी तरफ आपके पास एंजाइम होता है जो कि इस फॉस्फेट को वहां से डिटैच करवाता है, उसका नाम है मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज, MLCP। MLCP। ठीक हो गया, ओके जी। बस यहां तक कहानी थी, नेक्स्ट हमें पता है सारा कुछ हमें क्या करना है। अच्छा, और दूसरी ये बात है कि आपके पास यहाँ पे ये जो मैंने चैनल बनाए ना, ये आपके पास है पोटाशियम लीकी चैनल्स। यहाँ से आपके पास जो पोटाशियम है वो लीक होता रहता है। ठीक हो गया, मतलब कि कॉन्स्टेंटली एक कंडीशन में नहीं रहते ना आपके पास स्मूथ मसल, तो वो पोटाशियम लीकी चैनल। ओके हो गया। मायोसिन लाइट चेन काइनेज क्या करवाता है कि आपके पास मायोसिन की जो लाइट चेन है उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करवाएगा और वो आपस में अटैच हो जाएंगे, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगी। और जब आपके पास रिलैक्सेशन करवानी है तो रिलैक्सेशन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज। ओके हो गया। ये आपके पास ये जो हमने कॉम्प्लेक्स बनाया है काल मॉडुलिन, ये कॉम्प्लेक्स जब कैल्शियम आएगा, कैल्शियम एंडोप्लाज्मिक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होगा, तो काल मॉडलिन के साथ कैल्शियम अटैच होगा। जब कैल्शियम इसके साथ अटैच होगा तो तभी आपके पास ये जो एंजाइम होता है ये एक्टिवेट होता है। ठीक हो गया, मतलब कि ये आपके पास क्या करवाता है? कैल्शियम कॉल मॉडुलिन कॉम्प्लेक्स आपके पास MLC के एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ठीक हो गया, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहां तक बात, एक कंसेप्ट हमारे पास हो गया। ये इतना याद रखें कि आपके पास इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगी और इसकी वजह से रिलैक्सेशन होगी। तो आपके पास यहाँ पे अगर इधर लिख देता हूं मैं रिलैक्स, ये आपके पास क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। और ये आपके पास क्या है? रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। ओके हो गया जी। अब हमारे पास दो बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। एक तो हमारे पास किन दो फैक्टर्स की वजह से हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो मैं मेंशन करता हूं, आप लोग मेरे साथ देंगे कि एक आप लोगों को कंफर्म पता चल जाएगा ये रिस्पॉन्सिबल है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ये नहीं, कैल्शियम का इन्फ्लक्स। दूसरा आपके पास MLC के मायोसिन लाइट चेन, ठीक हो गया, काइनेज। या आपके पास जब भी मायोसिन लाइट चेन की फास्फोरिलेशन होगी तो वो आपके पास फैक्टर है कि जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके पास कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर्स। ठीक है, ये बहुत अहम है, अगर आपको मैं ना लिखे ना तो ये भूल जाएगा, तो इस वजह से मैं थोड़ा लिखने लगा हूं कि एक आपके पास क्या है? कैल्शियम, एक कैल्शियम है और दूसरा आपके पास मायोसिन, मायोसिन लाइट चेन फास्फोराइलेशन लिखूंगा। मायोसिन वो तो फिर काइनेज तो एंजाइम है ना, कि जब आपके पास उसकी फास्फोराइलेशन होगी, फैक्टर वही है, मायोसिन लाइट चेन फोस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ये आपके पास फैक्टर है जो कि काम करवाएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन करवा सकते हैं। ठीक हो गया।
अब हमारे पास कौन कौन से ऐसे, अब असल काम शुरू हो गया क्लिनिकल रेलिवेंस से, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसको स्टिमुलेट करवा सकते हैं या इसको एक्टिवेट करवा सकते हैं। ठीक हो गया। आपके पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, वो इसको मॉडिफाई कर सकता है, ये जो एंजाइम है इसको मॉडिफाई कर सकता है। और इसके अलावा हमारे पास कुछ और आपके पास केमिकल्स हैं जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, वो भी इसको मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे आपके पास फॉर्मेशन नाइट्रिक ऑक्साइड की कैसे होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड असल में इसका है क्या, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन को कहते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। सॉरी, होता है इसका मैकेनिज्म ये उन्होंने लिखा हुआ है कि एल आर्जिनिन इसको बना दिया, लेकिन आपके पास यूरिया, उसके यूरिया के साइकिल में इसकी फॉर्मेशन होती है। एल आर्जिनिन अमाइनो एसिड है, एल आर्जिनिन आपके पास उसका एक मैकेनिज्म होता है जो कि आगे प्रोडक्ट देता है सिट्रोलिन। तो सिट्रोलिन आर्जिनिन से क्या बनेगा, सिट्रोलिन, लेकिन उस आपके पास स्टेप में ये बाई प्रोडक्ट नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो जाता है। ठीक हो गया। नाइट्रिक ऑक्सीडेज एंजाइम होता है जो कि आर्जिनिन को कन्वर्ट करता है, ऑक्सीडेज सिंथेज जो कि आपके पास आर्जिनिन को कन्वर्ट करके सिट्रोलिन में और साथ में पास नाइट्रिक ऑक्साइड हमें मिल जाए। ठीक हो गया। एक और बात है कि हमारे पास ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसकी फॉर्मेशन होती कहां है, तो ये हमारे पास एंडोथेलियल सेल के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है। और ये भी हमारे पास आपको बताना चाहिए कि जो जब भी एसिटाइल कोलिन आपके एंडोथेलियल सेल को, ठीक है, तो एंडोथेलियल सेल डायरेक्टली हमारे पास स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं करवाता। मैं बात ये करने की कोशिश कर रहा हूं, हमने ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, तो उसमें उसका ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर होता है, ब्लड वेसल की कितनी लेयर होती है, इंटीमा, मीडिया, एडवेंटिशिया। आपके पास जो मीडिया लेयर होती है वो इंटीमा। ठीक हो गया। आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास क्या करवाते हैं, स्मूथ मसल्स जो ब्लड वेसल्स में पड़े हुए हैं वो आपके पास इसकी रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपके पास जब भी एसिटाइल कोलिन आता है या इसको आपके पास क्या करवाता है कि इसकी रिलैक्सेशन करवाता है, तो एंडोथीलियल सेल से आके रिलीज करवाता है इसको। एंडोथीलियल सेल में इसकी फॉर्मेशन होगी, और एंडोथीलियल सेल में फॉर्मेशन होने के बाद आपके पास ये जो स्मूथ मसल्स हैं करीब पड़े हुए हैं ना, एंडोथीलियल सेल ये वाले हैं, ठीक है, ये एंडोथीलियल सेल है ब्लड वेसल्स के, यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और फॉर्मेशन होने के बाद ये जो करीब आपके पास स्मूथ मसल्स पड़े हुए हैं उनको रिलैक्स करवाती है नाइट्रिक ऑक्साइड। और अब हम ये देखेंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड रिलैक्स कैसे करवाती है। बस क्या, ये नाइट्रिक ऑक्साइड मैंने लिखा हुआ, ये इसको नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है जी। तो जैसे ही आपके पास यहाँ पे हम बना लेते हैं ब्लड वेसल्स, और ये ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल वो एंडोथेलियल सेल है, तो आपके पास एसिटाइल कोलिन आएगी। जैसे ही एसिटाइल कोलिन आएगी तो यहाँ पे आपके पास एंडोथेलियल सेल में आर्जिनिन, आर्जिनिन आर्जिनिन क्या है, आपके पास अमाइनो एसिड है, और वो अमाइनो एसिड क्या करेगा, आपके पास बना देगा नाइट्रिक ऑक्साइड बना देगा। ठीक हो गया। और नाइट्रिक ऑक्साइड का नेक्स्ट काम है कि नाइट्रिक ऑक्साइड ने आगे क्या करना है। नाइट्रिक ऑक्साइड आपके पास बेसिकली सेल में उसका अमाइनो एसिड नाइट्रोजन नाइट्रोजनस बेस होते हैं, तो इस वजह से वहां से हमारे पास ये बनेंगे। अच्छा जी, अब हमने क्या कहा, नाइट्रिक ऑक्साइड हमने बना ली, हमें पता चल गया जब नाइट्रिक ऑक्साइड ने क्या किया, जीटीपी को कन्वर्ट कर दिया साइक्लिक जीएमपी में। और यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है जिसको क्या कहते हैं, गोआनाइल साइक्लेज एंजाइम। ये लिखने इधर नहीं लिखा हुआ, क्या नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है, गोआनाइल साइक्लेज, गोआनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देती है नाइट्रिक ऑक्साइड। और गोआनाइल साइक्लेज क्या करेगा कि जीटीपी को कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक जीएमपी में। ठीक है, अब अगर साइक्लिक जीएमपी हमारे पास आ चुकी है तो साइक्लिक जीएमपी का नेक्स्ट क्या काम है, ये जो साइक्लिक जीएमपी हमारे पास बन जाती है, ये इसको स्टिमुलेट करती है। किसको स्टिमुलेट करती है, एमसीएलपी, मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज। जब इसको आपके पास एक्टिवेट कर दिया जाएगा तो इसने क्या करवाना है, फॉस्फेट को डीटैच करवाना है। तो जब डीटैच करवाएंगे तो आपके पास एक्टिन और मायोसिन दोबारा से रिलीज हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, और आपके पास स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन हो जाएगी। ठीक है, तो एक बात नाइट्रिक ऑक्साइड के बाद अब हम बात करते हैं हमारे पास, अच्छा इसकी इससे रेलिवेंट बात ये कि हम दो दो ड्रग्स यूज करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोप्रोसाइड। नाइट्रोप्रोसाइड ड्रग हैं, ये हमारे पास हाइपरटेंशन में यूज करते हैं। ये क्यों दी जाती हैं, क्योंकि ये जो ड्रग होती है ना, इनके अंदर स्ट्रक्चर होता है नाइट्रोजन और ऑक्साइड, मतलब कि अगर केमिकली इसको देखा जाए ना तो इसमें बहुत ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड के स्ट्रक्चर्स होंगे। तो वो आपके पास जब मेटाबोलाइज होते हैं तो डिजोल्व हो जाएंगे, और डिजोल्व होके आपके पास स्मूथ मसल्स पे जाके क्या करेंगे, गोआनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेंगे जो जीटीपी को कन्वर्ट करेगी साइक्लिक जीएमपी में। तो इस वजह से आपके पास मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज एक्टिवेट हो जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन ये किस सबलिंगुअल, हाँ ठीक है, ये रूट है इसका।
नाइट्रोप्रोसाइड, ये जो ड्रग बंदा बहुत ज्यादा आपके पास मलिग्नेंट हाइपरटेंशन का सवेयर अटैक हुआ है ना, तो उसको फौरी तौर पे ये नाइट्रोप्रोसाइड लगाते हैं और इसको इंजेक्टेबल लगाते हैं कि उसको ड्रिपिंग के जरिए, ड्रिप के जरिए देते हैं कि हल्की हल्की उसकी बॉडी में इन्फ्यूज होती है। ये हमारे पास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ है सीवीएस वाले पार्ट में। अच्छा जी, ये बातें हमने कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास दूसरी ये बात है कि हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो किस तरह से इसको कंट्रोल कर रहा होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आपके पास क्या क्या आएगा, उसका न्यूरो कौन कौन से हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के। एक तो बात हमने एसिटाइलकोलिन, और कौन से, एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन। ठीक हो गया। यहाँ पे एक और बात आपको बतानी थी कि मायोसिन, लाइट चेन फॉस्फोरिलेशन और कैल्शियम, इससे रिलेटेड एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो कैल्शियम है, यहाँ पे मैंने एक बात आपको नहीं बताई पे, यही स्मूथ मसल्स के ऊपर हमारे पास सर्पेंटाइन रिसेप्टर होते हैं। ठीक हो गया। पास उसकी एक्टिविटी को जी प्रोटीन्स, तो जी प्रोटीन्स हमारे पास कितनी है, जी क्यू, जी एस, जी आई। जी क्यू प्रोटीन, जी स्टिमुलेटरी और जी इनहिबिटरी। और वो आपके पास किस रिसेप्टर से आपके पास अटैच होती है, सर्पेंटाइन रिसेप्टर। सर्पेंटाइन रिसेप्टर कौन होता है, जो 7 पास, जिसको कहते हैं मतलब कि वो मेम्ब्रेन को 7 दफा इस तरह पास करते हैं, उसको बोलते हैं सर्पेंटाइन रिसेप्टर। ठीक हो गया। अब होगा क्या, अब आपने देखते जाना है। अब ये आपके पास सर्पेंटाइन रिसेप्टर है किसका, जी क्यू प्रोटीन का। ठीक है, जी क्यू प्रोटीन का रिसेप्टर है। जब भी इसके ऊपर लाइगेंट लगेगा, कोई भी लाइगेंट, मतलब कि ये आपके पास किन किन आपके मतलब के जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनको ये आपके पास रिस्पॉन्स करता है, हिस्टामीन को भी रिस्पॉन्स करता है। ठीक हो गया। इसके अलावा एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, उनको रिस्पॉन्स करता है। ठीक है। बेसिकली अल्फा 1 जो रिसेप्टर है ना, अल्फा 1 आपके पास ब्लड वेसल्स के होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, उसका मैकेनिज्म हम देखने लगे हैं। ये आपके पास है अल्फा 1। ठीक है। और सर्पेंटाइन रिसेप्टर, ये आपके पास रिसेप्टर है। अल्फा 1 का रिसेप्टर कौन सा होता है, सर्पेंटाइन रिसेप्टर। और आगे उसकी प्रोटीन कौन सी होती है, सेकंड मैसेंजर सिस्टम, जीक्यू प्रोटीन। ठीक है। ये सेकंड मैसेंजर सिस्टम है, ये बात मैंने नहीं बताई। सेकंड मैसेंजर सिस्टम, एक सेकंड मैसेंजर, जी क्या कह रहे हैं, मतलब 7 मिनट है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा से इस तरह का टॉपिक है ना। तो अब आपके पास यहाँ पे लाइगेंड आके लगेगा, तो लाइगेंड क्या होगा, अल्फा 1 का आपके पास एडिनर्जिक है, तो एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन जब उसके साथ आके लगता है ना, तो ये आपके पास एक्टिवेट हो गया। जब ये एक्टिवेट हो गया तो इसके साथ आपके पास जी क्यू, जी, इसके इसके 3 पार्ट होते हैं, ये जो प्रोटीन होती है ना अल्फा, और इसके साथ गामा पार्ट भी होते हैं। ठीक हो गया। वो नहीं, आपने वो नहीं पूछेंगे, वो ये पूछेंगे कि जी क्यू अगर एक्टिवेट हुई तो जी क्यू ने आगे क्या करवाया। जी क्यू आपके पास फोस्फोलाइपेज सी, जी क्यू ने फोस्फोलाइपेज सी, इस एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया। ये फोस्फोलाइपेज सी क्या करवाता है, ये आगे प्रोडक्ट्स देता है हमें। कौन कौन सी, एक ये प्रोडक्ट देगा, बल्कि एक ही प्रोडक्ट देता है जिसको बोलते हैं PIP2। ठीक हो गया। ये कहां से देता है, बेसिकली ये आपके पास फास्फोलाइपेज सी जो एंजाइम है ना, इसने इसको एक्टिवेट किया, तो ये आपके पास मेम्ब्रेन पे एक्ट करता है, जो स्मूथ मसल्स की मेम्ब्रेन है। और ये मेम्ब्रेन में आपके पास ये प्रोडक्ट होती है, वहां से रिलीज होती है PIP2, फास्फोटिडाइल आइनोसाइटोल डाइफॉस्फेटेज, ये इसका नाम है, लेकिन ये नहीं याद करना आप। आगे आपके पास PIP2 आगे कन्वर्ट हो जाती है 2 प्रोडक्ट्स में, एक IP3 में और एक आपके पास DAG, डाई असाइल ग्लिसरोल में। और ये आपके पास जो IP3 होता है ना, आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेटेज, आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेटेज, ये आपके पास यहाँ पे इस पे एक्ट करता है। ठीक है। कौन से आपके पास, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से कैल्शियम को रिलीज करवा देगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने बातें की थी कि कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर से कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे आपके पास कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। तो एक आपके पास क्या है, IP3,
IP3 ये क्या करवाता है कि कैल्शियम का रिलीज, इंक्रीज कैल्शियम रिलीज, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। ठीक हो गया जी, ओके है। मेजर भाई बेसिकली हमारे पास अल्फा 1 रिसेप्टर उन उसका उसका भी GQ होता है, उसके अलावा H1, उसके अलावा हमारे पास जो M1 होता है, M1 के लिए भी आपके पास ये हमारे पास मेन हमारे पास जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है वो सडन ऑनसेट नहीं होता, सस्टेन्ड होता है। जो उसके आपके पास स्केलेटल मसल से डिफरेंट है वो यही है कि आपके पास यहाँ पे इसका सस्टेन्ड परसिस्टेंट आपके पास इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी, और ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है रेदर देन टी ट्यूब्यूल्स के केबुलाई होते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा वहां पे हमारे पास थिन जो फिलामेंट थी, एक्टिन थिन फिलामेंट, वो आपके पास रिस्पॉन्सिबल थे कॉन्ट्रैक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंस है कि मायोसिन थिक फिलामेंट आपके पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और बेसिकली मायोसिन लाइट चेन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, मिटा दिया, कि आपके पास मायोसिन लाइट चेन, मायोसिन लाइट चेन जो होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी। नेक्स्ट हमने कहा, हमने ये देख लिया कि किस तरह से आपके पास मायोसिन लाइट चेन की अटैचमेंट होगी एक्टिन के साथ, जब उसके साथ फॉस्फेट आके अटैच होगा। तो फॉस्फेट की अटैचमेंट को हमने कहा फास्फोराइलेशन, और ये आपके पास जो फॉस्फेट अटैच करवाता है वो MLC के एंजाइम करवाता है। जब इसकी आपके पास फॉस्फेट की अटैचमेंट होगी मायोसिन लाइट चेन के साथ, तो तब ये एक्टिन के साथ अटैच होके क्रॉस ब्रिजिंग करेगा। ठीक हो गया। दूसरा एंजाइम होता है जो कि MLCP, मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज, ये वो एंजाइम होता है जो कि फॉस्फेट को डिटैच करवाता है, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन हो जाएगी। हमने अभी तक ये जो दो फैक्टर्स थे कि कैल्शियम, एक कैल्शियम की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती थी और दूसरा मायोसिन लाइट चेन फॉस्फोराइलेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती थी, तो इनको हम डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हमने दो बातें पढ़ी हैं। एक में हमने क्या देखा है कि एक में हमने ये जो एंजाइम था MLCP, मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज एंजाइम, इसको हमने एक्टिवेट किया। जब इसको एक्टिवेट किया तो फॉस्फेट को डिटैच करवा दिया। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये जो फिनोमिना हुआ वो नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से हुआ। ठीक है। दूसरा हमारे पास, अब हम नेक्स्ट देख रहे थे कि सेकंड मैसेंजर सिस्टम जो था ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का, वो इसको किस तरह से स्टिमुलेट कर रहा था। तो उसमें हमने एक बात देखी कि IP3 आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेटेज जो आपके पास प्रोडक्ट बनती है, वो क्या करवाती है कि वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम के रिलीज को इंक्रीज कर देती है। और जब कैल्शियम का इंक्रीज बढ़ जाता है, कैल्शियम ज्यादा रिलीज हो जाता है, तो ज्यादा कैल्शियम ज्यादा कोलमोग्लोबिन के साथ अटैच होगा, और आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये MLCK को ज्यादा एक्टिवेट करेगा। ठीक हो गया, जिसकी वजह से आपके पास कॉन्ट्रैक्शन होगी। एक फिनोमिना हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखने थे कि हमारे पास GQ सेकंड मैसेंजर सिस्टम में आपके पास तीन चीजें आती हैं। एक आपके पास GQ प्रोटीन आती है, GQ, एक आपके पास GS, और एक आपके पास GI। ठीक है, ये आपके पास GQ क्या करवाती है, GQ ने क्या किया, IP3 को IP3 को इंक्रीज किया। ठीक है, IP3 ने आगे क्या किया कि कैल्शियम के आपके पास कैल्शियम को इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से इसका नेट इफेक्ट क्या आया, कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन करवाती है आपके पास। ठीक है। और दूसरा अब हम देखेंगे जी स्टिमुलेटरी का मैं आपको इधर बता देता हूं कि ये आपके पास क्या करवाती है, साइक्लिक AMP को इंक्रीज कर देती है। ठीक हो गया, साइक्लिक AMP को इंक्रीज करेगी। जब गया, ये सही करवा कह देती आप कि ये रिलैक्सेशन करवाती है आपके पास, साइक्लिक AMP को ज्यादा, पहले मैंने सही लिखा था, तो मायोसिन लाइट चेन आपके पास उसको इनहिबिट कर दिया जाएगा, और नेट इफेक्ट क्या होगा, रिलैक्सेशन। हम उसको अप्लाई करते हैं प्रॉपरली। ठीक हो गया। और दूसरा आपके पास ये जो जी इनहिबिटरी है ये डिक्रीज करती है साइक्लिक AMP के लेवल को। जब साइक्लिक AMP के लेवल को कम किया जाएगा तो आपके पास इसको इनहिबिट करने वाला कोई नहीं होगा, MLCK को, और जिसकी वजह से आपको क्या होगा, रिलैक्सेशन की बजाय आपके पास कॉन्ट्रैक्शन। ठीक हो